नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की पाठचर्या में अंकित कंप्यूटर मेंटेनेंस पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। There are two ways of computer maintenance, अर्थात कंप्यूटर के रखरखाव के दो तरीके होते हैं। पहला आउटर मेंटेनेंस, एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी बाहरी रखरखाव कंप्यूटर का कोई भी प्रकार हो सकता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि कंप्यूटर की श्रेणी में आने वाली सभी डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर की श्रेणी में रख सकते हैं, उनका बाहरी रखाव का तरीका एक ही होता है लगभग, जिन पे ऊपर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा तरीका है इनर मेंटेनेंस, विंडो ओएस बेस्ड कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर जिन पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उनका इनर मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, इस पे भी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला चर्चा का विषय है कंप्यूटर मेंटेनेंस में आउटर मेंटेनेंस, यानी बाहरी रखरखाव। आइडियल रूम टेम्परेचर फॉर द कंप्यूटर शुड बी मेंटेन्ड 16 to 24 डिग्री सेल्सियस, अर्थात कंप्यूटर के लिए कमरे का आदर्श तापमान लगभग 16 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी कि जिस रूम में हमने कंप्यूटर लगा रखा है या कंप्यूटर जिस कमरे में इंस्टॉल कर रखा है, उस कमरे का रूम टेम्परेचर हम लगभग 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन रखें तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि 16 से कम टेम्परेचर पर हमारा कंप्यूटर रन नहीं करेगा, या 24 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो हमारा कंप्यूटर रन नहीं करेगा। बिल्कुल है, करेगा, परंतु ज़्यादा समय तक नहीं। कमरे के अंदर का टेम्परेचर 16 से डिग्री इसलिए बताया गया है क्योंकि इस टेम्परेचर पर हमारा कंप्यूटर बेहतर रिस्पांस दे पाता है। हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो रनिंग कंडीशन के समय, यानी जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं, काफ़ी मात्रा में हीट जनरेट करता है, और उस हीट को हटाने के लिए या उस हीट को कंप्यूटर से दूर रखने के लिए उसके ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक और उसके ऊपर एक फैन का इंस्टॉलेशन किया जाता है, ताकि हीट सिंक के माध्यम से और पंखे की कूलिंग से वो ठंडा रह सके। लेकिन अगर हमारे कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री 24 डिग्री से ऊपर जाता है, तब भी कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक अगर हम ऐसा करते हैं तो कंप्यूटर हमारा ख़राब हो सकता है। वो इस वजह से प्रोसेसर ओवरहीट हो जाएगा, और ओवरहीट होकर के कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। अचानक से बंद हो जाने पर कंप्यूटर के अंदर पड़ा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है, और इस तरीके से बार बार अगर ऐसा होता है तो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है वो ख़राब हो जाता है, और हमारे कंप्यूटर में पड़ी हुई सारी फाइलें जो कि हमने बनाई थी, जिस पे हमने काम किया था, वो डिलीट हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने कमरे का टेम्परेचर 16 से 24 डिग्री मेंटेन रखना चाहिए, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा तापमान है। रूम शुड बी मॉइस्चर फ्री, यानी कंप्यूटर जिस कमरे में है उस कमरे को मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कमरे की दीवारों में सीलन या नमी आ जाती है, और अगर ऐसे कमरों में हम कंप्यूटर को ऑन रखते हैं, उन पर काम करते हैं, तो कुछ समय के बाद वो नमी हमारे उस कंप्यूटर के अंदर आ जाती है, और उसके अंदर लगे कंपोनेंट्स जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम आदि पर रुक जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब उस नमी की वजह से हमारा कंप्यूटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कंप्यूटर हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे कमरे के अंदर नमी है तो या तो हम कंप्यूटर वहाँ से हटा लें, या उस नमी को ख़त्म करने के लिए नीचे दिए गए डिवाइसेस को अपने कमरे में इंस्टॉल कर लें। ऑलवेज यूज एयर कंडीशनर
इन कंप्यूटर रूम। कई प्रकार के एयर कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से दो कॉमन प्रकार के एयर कंडीशनर का चित्र नीचे दिया गया है। पहला है विंडो बेस, दूसरा है स्प्लिट। अपने कमरे के अंदर आप इन दोनों में से किसी भी एसी का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। एसी का सबसे काम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो कमरे के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और जो नमी है हमारे कमरे के अंदर, मॉइस्चर है, उसको वो कमरे से बाहर कर देता है। इसलिए हमें ऐसा कमरा जहाँ पर हमने कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन कर रखा है, जहाँ पर हम कमरे में कंप्यूटर को रखते हैं और उसको उस पर काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें एयर कंडीशन का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर पुट द कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर टेबल बताया गया है, यानी कंप्यूटर को कंप्यूटर टेबल पर ही इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को रखने की एक बेहतर जगह मिल जाती है। जैसे मॉनिटर को सबसे टॉप पर, जैसा कि यहाँ नीचे एक टेबल को दिखाया गया है, इस टेबल पे हमने मॉनिटर ऊपर रख रखा है, उसके बगल में माउस है। कीबोर्ड रखने के लिए एक छोटी सी ट्रॉली होती है जिसपे कीबोर्ड रख जाता है, वो स्क्रोलिंग होकर अंदर और बाहर आ सकती है। सीपीयू को रखने की एक जगह होती है, कैबिनेट होता है, वहाँ पर हम सीपीयू रख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एसेसरीज जो हमने कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल कर रखी है, टेबल के अंदर उन सबको रखने की जगह होती है। इसलिए कंप्यूटर का टेबल जब हम खरीद रहे हों तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जितनी भी प्रकार की डिवाइस हमने कंप्यूटर पे लगा रखी हैं, उनको टेबल पे इंस्टॉल करने के लिए जगह होनी चाहिए। वही टेबल हम खरीदें और उसी टेबल पर अपने कंप्यूटर को इंस्टॉल करें। कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उससे कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जो कि तार के माध्यम से कनेक्ट होती हैं। ऐसा करने से हमारे कंप्यूटर के बैक साइड में बहुत सारे तारों का गुच्छा तैयार हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर टेबल पे अगर हमने अपने कंप्यूटर को इंस्टॉल कर रखा है तो कंप्यूटर टेबल में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उन तारों को लगाने का तरीका दिया होता है, जिससे कि वो तार आपस में उलझते भी नहीं हैं और देखने में भी ठीक लगते हैं। ऐसा करने से हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छे ढंग से वर्क करता है और काफ़ी समय तक वर्क करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर टेबल पे ही अपने कंप्यूटर को इंस्टॉल करना चाहिए। दूसरा तरीका यहाँ दिया गया है, अगला, यूज बेस्ट क्वालिटी डस्ट कवर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले धूल कवर का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जब हम कंप्यूटर पे काम न कर रहे हों, हम अपने कंप्यूटर को अच्छे प्रकार के डस्ट कवर से कवर कर देंगे। अच्छे प्रकार के डस्ट कवर का मतलब है ऐसे डस्ट कवर जो कि महीन से महीन धूल को भी हमारे कंप्यूटर पे आने से रोक सकें। धूल जो कि सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। कंप्यूटर में जब धूल बैठ जाती है, उसके कंपोनेंट्स में चिपक जाती है, तो वो हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर सकती है। कंप्यूटर जब हम ऑन करेंगे और धूल की मात्रा कंप्यूटर में बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गई है, तो हम कंप्यूटर ऑन करते ही देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि धूल अगर हमारे कंप्यूटर में है तो वो अंदर लगे मदरबोर्ड और अन्य छोटे छोटे पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है, शॉर्ट सर्किट कर सकती है। इसलिए जब हम कंप्यूटर पर काम ना करें तो अपने कंप्यूटर को धूल कवर से जरूर, अच्छे प्रकार के धूल कवरों से जरूर कवर कर दें। अगला पॉइंट है हमारे पास है, यूज वैक्यूम क्लीनर फॉर द क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर। यानी जाहिर सी बात है, हम कितना भी कोशिश करें हमारे कंप्यूटर पे धूल आ ही जाती है, लेकिन उस आई हुई थोड़ी बहुत धूल को भी हम वैक्यूम क्लीनर से ही साफ करें। हम ब्रश का इस्तेमाल न करें, हम कपड़े का इस्तेमाल न करें, हो सके तो हम वैक्यूम क्लीनर का ही इस्तेमाल करें। वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये हवा को बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ खींचता है और जाहिर सी बात है, हवा को जब बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ खींचा जाएगा तो उस सरफेस पे पड़ी हुई धूल मिट्टी भी इसके साथ इसके डस्टबिन में चली जाएगी, तो हमारे कंप्यूटर की सफाई बेहतर तरीके से हो पाएगी। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला पार्ट हमारा कीबोर्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बटन लगे होते हैं। उन बटनों के बीच में धूल के कण बहुत आसानी से बैठ जाते हैं और जम जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर हार्ड हो जाता है, चलने उसको उस पर टाइप करने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन अगर समय समय पर हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को वैक्यूम क्लीनर से साफ करते रहेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड काफ़ी समय तक सही चलता रहेगा।
कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को भी हम वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सीपीयू के अंदर अगर हम सफाई कर रहे हो तो वैक्यूम क्लीनर के दूसरी तरफ का हिस्सा यानी ब्लोअर साइड का हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे, जहां से बहुत तेजी से हवा बाहर निकलती है। हम सीपीयू को ब्लोअर की मदद से साफ कर सकते हैं, यानी सीपीयू के अंदर के पार्ट्स को बिना छुए सिर्फ तेज हवा की मदद से हम साफ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे कंपोनेंट्स खराब भी नहीं होंगे और उस पर जमी हुई धूल आसानी से साफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वैक्यूम क्लीनर से ही अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल, कंप्यूटर का साफ सफाई का काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने है, ऑलवेज यूज बेस्ट क्वालिटी यूपीएस फॉर पावर सप्लाई। यानी अपने कंप्यूटर की पावर सप्लाई को अगर हम अच्छे क्वालिटी के यूपीएस से देते हैं तो हमारा कंप्यूटर काफ़ी समय तक अच्छे तरीके से इस्तेमाल में आ सकता है। अब यहाँ बात करेंगे कि यूपीएस, अच्छी क्वालिटी का यूपीएस क्या होता है। अच्छी क्वालिटी का यूपीएस वही होता है जिसके के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर लगा होता है और जो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को रोक सकता है, और ऐसा यूपीएस जिसके अंदर कम से कम 2 बैटरीज लगी हो, जिससे कि जब अचानक से पावर कट हो और हमारा कंप्यूटर अचानक से ना बंद हो जाए तो उसके लिए हम 2 बैटरी की सप्लाई वाला यूपीएस खरीदेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पावर कट होने पर हमारा कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में रह सके, हम उसके फाइल्स को सेव कर सकें और प्रॉपरली उसका शट डाउन कर सकें। विंडोज़ या और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं या यूपीएस की खराबी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ समय के बाद आपका कंप्यूटर के अंदर पड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होने की वजह से आप अपने कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे। और अक्सर देखा गया है कि ऐसा हो जाने से जिन फाइल्स पे आपने वर्क कर रखा है वो फाइल्स भी आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाती हैं। इसलिए हम ध्यान रखें कि हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला यूपीएस का ही प्रयोग करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थिंग इज मस्ट बी कनेक्टेड ऑन द सॉकेट ऑफ पावर सप्लाई। जैसा कि यहाँ चित्र में दाहिनी तरफ दिया हुआ है कि पावर सप्लाई जहां से हम अपने यूपीएस को या कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर के पॉइंट्स में अर्थिंग का कनेक्शन होना चाहिए। अर्थिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की सरफेस पे आ रही करंट को हम ग्राउंड कर देते हैं, यानी अर्थ कर देते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस की सरफेस पे थोड़ा बहुत करंट आता है, लेकिन वो करंट हमको नुकसान ना पहुंचाए या उस डिवाइस को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए हम अपने सॉकेट में अर्थिंग की प्रॉपर इंस्टॉलेशन करवाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर में हमेशा ही उसकी बॉडी या कैबिनेट पर करंट आता है, सप्लाई आती है, जो कि हमारी बॉडी पे टच होते ही हमको एहसास दिला देती है कि इसकी कंप्यूटर की सब बॉडी पर करंट आ रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हमारे यूपीएस या कंप्यूटर जिस किसी भी सॉकेट से कनेक्टेड है वहाँ पर प्रॉपर अर्थिंग का कनेक्शन होना चाहिए, और प्रॉपर अर्थिंग का कनेक्शन होने की वजह से हमेशा ये देखा गया है कि आपका कंप्यूटर बहुत समय तक बहुत अच्छे कंडीशन में रनिंग रहता है और खराब नहीं होता है। अगला मेंटेनेंस का पॉइंट हमारे पास है इनर मेंटेनेंस, यानी आंतरिक रख रखाव। यूज ओरिजिनल एंड एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिक्वायर्ड टू कंप्यूटर। यानी हमें अपने कंप्यूटर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है या करने वाले हैं, ध्यान रखना चाहिए कि वो ओरिजिनल और एडवांस हो। कंप्यूटर के अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। ध्यान रहे कि हम डुप्लीकेट या पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ना इस्तेमाल करें, क्योंकि पायरेटेड या डुप्लीकेट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर्स के कई पार्ट्स की एक्चुअल पावर को हमें इस्तेमाल करने नहीं देता है, और बहुत सारे फीचर्स उसमें से मिसिंग होते हैं जो कि हमारे काम करने में हमको आसानी देते हैं। और वैसे भी कंप्यूटर पे कभी भी पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये क्योंकि ये कानूनी अपराध है। तो कंप्यूटर के लिए हमें ध्यान रखना है कि मूल और अग्रिम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करना चाहिए,
जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लायक हमारे कंप्यूटर की ताकत है या उसके अंदर की डिटेल्स हैं, उसके हिसाब से हमें इंस्टॉल करना चाहिए। ऑलवेज यूज ओरिजिनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला पॉइंट हमारे सामने है। जिस तरीके से हमने ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कही थी, उसी तरीके से हम ओरिजिनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यहाँ बात कहेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने में मदद करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ओरिजिनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना चाहिए, जैसे कि पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल वही बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भी होती है कि अगर हम ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ओरिजिनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कंप्यूटर बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे लिए काम कर सकता है। अगला पॉइंट हमारे सामने है, इंस्टॉल ओनली रिक्वायर्ड फॉन्ट्स इन द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में केवल आवश्यक फॉन्ट्स का ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, फॉन्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, फॉन्ट्स एक प्रकार के सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं छोटे छोटे। ये हमको कंप्यूटर पे अलग अलग डिज़ाइन में या अलग अलग भाषाओं में लिखने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे हिंदी का फॉन्ट्स होता है, इंग्लिश का फॉन्ट्स होता है, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, कई प्रकार के फॉन्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आप उनको परचेज भी कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट से फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उतने ही फॉन्ट्स का अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉलेशन करना है जिनकी हमको आवश्यकता पड़ती है। अनवांटेड फॉन्ट्स हमारे कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करते हैं, इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन फॉन्ट्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है जो कि हमारे लिए आवश्यक है और जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फॉन्ट्स हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी रैम का भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा फॉन्ट्स अगर हमारे कंप्यूटर पे हैं तो हम उनको उस समय फिलहाल हटा दें, जब आवश्यकता हो तब इंस्टॉल कर लें। आंतरिक रखरखाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एक पॉइंट है जिसमें हमने बताया है कि रन डिस्क क्लीनअप, स्कैन डिस्क, डिफ्रेगमेंटेशन कमांड्स एवरी 2 वीक्स फॉर फुल स्पीड ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। यानी कंप्यूटर के प्रदर्शन की पूरी गति के लिए हर 2 हफ्ते बाद हम एक इसमें डिस्क क्लीनअप कमांड चलाएंगे, स्कैन डिस्क कमांड चलाएंगे और डिफ्रेगमेंटेशन कमांड चलाएंगे। डिस्क क्लीनअप कमांड और स्कैन डिस्क कमांड और डिफ्रेगमेंटेशन कमांड, ये तीनों ही कमांड्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमको प्रदान करता है अपने कंप्यूटर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कंप्यूटर पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते में थोड़ा सा समय अलग निकाल करके हम रन डिस्क क्लीनअप चला देंगे, स्कैन डिस्क क्लीनअप चला देंगे और डिफ्रेगमेंटेशन कमांड को रन करा देंगे, जिससे कि हमारा कंप्यूटर फुल स्पीड में काम करता रहेगा और किसी भी प्रकार की आई गड़बड़ी को ये तीनों कमांड्स देख लेती हैं और उसको ठीक कर देती हैं। यहाँ पर डिस्क क्लीनअप कमांड क्या होती है, यानी व्हाट इज डिस्क क्लीनअप कमांड। डिस्क क्लीनअप कमांड क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। फाइल्स, यानी डिस्क क्लीनअप कमांड कंप्यूटर के रखरखाव में बहुत ज़्यादा उपयोगी कमांड है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में शामिल की गई है, जिसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर डिस्क स्थान खाली करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहले उन फाइलों को हार्ड ड्राइव में खोजती है और उनका विश्लेषण करती है जो अब किसी काम की नहीं है और फिर उन अनावश्यक फाइलों को हटा देती है। यानी हमारे कंप्यूटर पे जब भी हम काम करते हैं तो कुछ टेम्परेरी फाइल्स आ जाती हैं या बन जाती हैं, लेकिन जब हम ऐप बंद कर देते हैं, जब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बंद कर देते हैं तो वो टेम्परेरी फाइल्स डिलीट नहीं होती। ऐसी फाइल्स को डिस्क क्लीनअप कमांड आसानी से ढूंढ लेता है और जब उनको वो ढूंढ लेता है तो उनको वो अलग से ले जाके डिलीट कर देता है ताकि आपके कंप्यूटर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आपको काम करने के लिए मिल सके। अब हम यहाँ सीखेंगे कि डिस्क क्लीनअप कमांड कैसे हम रन कराते हैं अपने कंप्यूटर पे। ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, यानी मेन पेज है कंप्यूटर के स्क्रीन का जब हम विंडोज़ पे काम कर रहे होते हैं। इसमें एक आइकन होता है जिस पे कंप्यूटर लिखा होता है। इसके ऊपर माउस के लेफ्ट वाले बटन से डबल क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डबल क्लिक करेंगे 2 बार।
डबल क्लिक करने का मतलब यह है कि हम इस आइकॉन को ओपन कर रहे हैं। तो माउस के लेफ्ट वाले बटन से इस आइकन के ऊपर 2 बार हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे 2 बार क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है, जिसमें हार्ड ड्राइव के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बता। हार्ड डिस्क के बहुत सारे स्पेस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव जेड यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन हमें करना यह है कि सी ड्राइव, जिसपे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसको हमें ओपन करना है। ओपन करने का तरीका यहाँ दिया गया है। माउस के राइट वाला बटन हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो एक मेनू ओपन होगा, जो कि यहाँ दिखाया गया है, जिसमें ओपन, मैनेज, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। एक मेनू ओपन होगा। इस मेनू में सबसे नीचे लिखा होगा प्रॉपर्टीज। मेनू पे ही हम कर्सर मूव कराएंगे, अपना माउस पॉइंटर मूव कराएंगे और हम इसके प्रॉपर्टीज पे ले जाके लेफ्ट वाला बटन एक बार क्लिक कर देंगे। तो जब हम इसके ऊपर माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जैसा लेफ्ट में दिया गया है। इसमें जनरल, टूल्स, हार्डवेयर, शेयरिंग ऑप्शन होता है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने खुलता है हार्ड डिस्क का, यानी जनरल। यहाँ पर हार्ड डिस्क का भरा हुआ स्पेस ब्लू कलर से दिखाया गया है, फ्री स्पेस पिंक कलर से दिखाया गया है, यानी ये हमारी हार्ड डिस्क है, मेन हार्ड डिस्क है। और नीचे लिखा है ड्राइव सी। इस हार्ड डिस्क पे सबसे पहले हमें डिस्क क्लीनअप कमांड चलाना होता है, और हकीकत में देखा जाए तो इसी ड्राइव पर हमें डिस्क क्लीनअप कमांड चलाना चाहिए। डिस्क क्लीनअप कमांड के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है, एक गोले के रूप में आपको दिखाया गया है। क्लिक ऑन डिस्क क्लीनअप कमांड। माउस का लेफ्ट वाला बटन डिस्क क्लीनअप कमांड पे हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसके राइट हैंड साइड में दिया गया विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये ओपन हुआ मेनू में हमको बीच में कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, ऑफलाइन पेज फाइल्स, रिसाइकिल बिन, इसमें अलग अलग MB और KB भी दिखाए गए हैं। इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये वो फाइल्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, लेकिन हमें इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, यानी इसका हमको कोई भी कार्य नहीं है, फिर भी ये हमारे कंप्यूटर पर है। तो हमें ध्यान ये देना है कि हमें इन फाइल्स को डिस्क क्लीनअप कमांड की मदद से हटा देना है। तो हम इन सब पे माउस की मदद से राइट का बटन सिंबल लगा देंगे और उसके बाद ओके का बटन दबा देंगे माउस के लेफ्ट वाले बटन से, और लेफ्ट वाले बटन से माउस से ओके का बटन दबाते ही एक नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा, एक विंडो खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा डिस्क क्लीनअप, और ये डिस्क क्लीनअप रन हो जाएगा, यानी पूरी जो बार है वो अपना कलर चेंज कर देगी और एक तरफ से लेफ्ट टू राइट की तरफ कंप्लीट कर देगी। तो इस तरीके से हमारा डिस्क क्लीनअप कमांड जो है रन कर जाता है। अगला है व्हाट इज स्कैन डिस्क ऑब्लिक चेक डिस्क कमांड, यानी स्कैन डिस्क और चेक डिस्क कमांड, जो कि आगे यहाँ दिखाई गई है, जिसमें कि बताया गया है कि स्कैन अकाउंट्स, यानी स्कैन डिस्क कमांड कंप्यूटर के रखरखाव में उपयोगिता रखती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में त्रुटियों को खोजने के लिए किया जाता है और जांच में पाई जाने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी स्कैन डिस्क ऑब्लिक चेक डिस्क कमांड हमारे विंडोज के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर जितनी भी प्रकार की एरर्स होती है उसको ढूंढती है और ढूंढने के बाद उन एरर्स को ठीक करती है, और इस तरीके से हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को एक हेल्थ प्रदान करती है, एक स्वस्थता प्रदान करती है, जिससे कि हमारी हार्ड डिस्क अपना प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। अब आइए देखते हैं स्कैन डिस्क और चेक डिस्क कमांड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा, हम माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट वाला बटन, और उसी इंटरफेस पे हम फिर से पहुंच जाएंगे जहां हम चेक डिस्क कमांड, क्लीनअप कमांड पहुंचे थे, और इसमें हम विंडोज़ यानी सी, जिसपे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, उसको ओपन करने के लिए माउस का राइट वाला बटन क्लिक करेंगे, एक मेनू ओपन होगा, उस मेनू में प्रॉपर्टीज़ पे जाके लेफ्ट वाला बटन क्लिक करेंगे। वही इंटरफेस हमारे पास दोबारा आएगा, लेकिन इस बार हम जनरल के अलावा टूल्स वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करेंगे, जिसमें हमें चेक डिस्क कमांड चेक नाउ करके लिखा हुआ मिलता है। इस पे हम माउस से लेफ्ट वाला बटन क्लिक करेंगे। लेफ्ट वाला बटन क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखा होता है डिस्क चेक डिस्क लोकल डिस्क। दोनों ही ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट का बटन दबा देंगे। स्टार्ट का बटन दबाते ही हमारा स्कैन डिस्क का कार्य कंप्यूटर शुरू कर देगा। कुछ इस तरीके से अपना कार्य खत्म करते हुए पूरा कलर चेंज होता है बार का,
और उसके बाद एक अगला ऑप्शन लिख करके आता है चेकिंग डिस्क लोकल डिस्क, यानी हमारी चेक डिस्क कमांड पूरी तरीके से रन हो चुकी है और उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है हमको कि चेक डिस्क कमांड कंप्लीट हो गई है। उसके बाद माउस के लेफ्ट वाले बटन से इसको हम ओके का बटन दबा देंगे। इस तरीके से हमारी कमांड स्कैन डिस्क कमांड कंप्लीट हो जाएगी। अगला है डीफ्रेगमेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार की कमांड है हमारे कंप्यूटर के लिए। बहुत आसान भाषा में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। डीफ्रेगमेंटेशन डेटा गैर अनजान अंशों का पता लगाने की प्रक्रिया है, यानी ऐसे पार्ट्स हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर जो कि हमसे रिलेटेड नहीं है, उनको ये कमांड पता लगाती है, जिसमें कंप्यूटर फाइल डिफ्रेगमेंटेशन कंप्यूटर की एक फाइल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है। चूंकि इसे हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित किया जाता है, इसलिए उन टुकड़ों को पुनः ये व्यवस्थित करके कम टुकड़ों में, यानी जितने पार्ट्स की आवश्यकता होती है उस फाइल्स को पूरे करने के लिए, उन पार्ट्स को आपस में जोड़ के फाइल को पुनः ये तैयार कर देती है और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में उसको फिर से रख देती है। यानी कंप्यूटर के अंदर सबसे विशेष प्रकार की कमांड जो होती है वो डीफ्रेगमेंटेशन कमांड होती है, और ये हमारे कंप्यूटर की वो सबसे ज़्यादा हेल्दी बनाती है और हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क को सबसे ज़्यादा ताकत देती है। इस तरीके से डीफ्रेगमेंटेशन कमांड काम करती है। इस कमांड को हम कैसे यूज़ करेंगे, आइए सीखते हैं। तरीका वही रहेगा। हम डेस्कटॉप के ऊपर आकर के माय कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे माउस से क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और अगला इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही ओपन होगा जैसे पहले भी हम देख चुके हैं। हार्ड डिस्क पे हम जाके राइट वाला बटन क्लिक करेंगे और एक मेनू ओपन होगा। सबसे नीचे प्रॉपर्टीज वाले पे आके माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करेंगे, फिर से वही इंटरफेस हमारे सामने आएगा, लेकिन इस बार हम टूल्स के सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यानी डीफ्रेगमेंटेशन। नाउ इस पे हम माउस से एक बार लेफ्ट वाला बटन इस पे क्लिक कर देंगे। जब डीफ्रेगमेंटेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो दाहिनी तरफ दिया गया डीफ्रेगमेंटेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसपे हम एनालाइज वाला बटन माउस की मदद से क्लिक कर देंगे और ऐसा करते ही हमारी कमांड रनिंग कंडीशन में आ जाती है। और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ब्लू कलर ग्रीन कलर की बार्स हमको दिख रही हैं, ये धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाती हैं और नीचे लिख कर आ जाता है आपका डीफ्रेगमेंटेशन कमांड कंप्लीट होने का मैसेज। आखिरी में प्रशिक्षण का सारांश में हम देखेंगे हाउ टू यूज योर कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमने अब तक सीखा, पहला हमने सीखा आउटर मेंटेनेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने बताया कि कमरे का टेम्परेचर का हमको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का कमरा मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना है। कंप्यूटर टेबल पे इंस्टॉल होना चाहिए, प्रॉपर डस्ट कवर से कवर होना चाहिए। कंप्यूटर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना है, अच्छे किस्म के यूपीएस का इस्तेमाल करना है, कनेक्शन सॉकेट के ऊपर अर्थिंग का प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। दूसरा हमने सीखा इनर मेंटेनेंस, जिसमें हमने सीखा विंडोज ओएस बेस कंप्यूटर के अंदर कुछ कमांड्स जैसे डिस्क क्लीनअप, स्कैन डिस्क और डीफ्रेगमेंटेशन कमांड होती हैं, उनको हमने आज यूज करना सीखा। इस पाठ में कुछ टेक्स्ट मेरे द्वारा google.com की अलग अलग वेबसाइट से लिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स मैंने google.com से यूज़ किए हैं इस पाठ को कंप्लीट करने के लिए। तो छात्रों, आज मैंने कंप्यूटर मेंटेनेंस पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।